हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की लाइन बाय लाइन डिकोडिंग और अभी तक हम करंट अफेयर्स को पूरी तरह डिकोड कर चुके हैं। हम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को भी लाइन बाय लाइन डिकोड कर चुके हैं। आज हम नंबर लगाएंगे ज्योग्राफी का। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव। हर बार वाला ही प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो ओरिजिनल सिलेबस है जो यूपीएससी की वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहां पे ज्योग्राफी की क्या तारीफ की हुई है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। अब आई बात ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए यूपीएससी ने अगेन अपना बिहेवियर वापस रिपीट करते एक ही लाइन में, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें लिखा है डैश लगा के, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सिंपल, बस इतना दिया हुआ है। तो अब हम इसको डिकोड करेंगे कि इसके अंदर इसका मतलब है क्या। ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे इधर मैंने आपके लिए ये पूरा बनाया हुआ है ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट, तो इसको आज हम अच्छे से देखेंगे। ये लाइन आपकी सिलेबस में दी है, इसका मतलब क्या है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ज्यादा में भी कर सकते हैं। पहला है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो अब देखते हैं, मैंने बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट इसको करके अलग अलग पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है आपकी सहूलियत के लिए। हाँ, तो सबसे पहले हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, फिर है हमारा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर है हमारा इंडियन ज्योग्राफी एंड देन है हमारा वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। तो हम देखते हैं इनके सब पार्ट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब होता है हमारी जो अर्थ है उसकी फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड। ओके, तो उसमें हमारी सबसे पहले होती है जनरल ज्योग्राफी, जिसमें हम यूनिवर्स से स्टार्ट करते हैं जनरली हमारा सिलेबस, जिसमें यूनिवर्स की डेवलपमेंट कैसे है उससे रिलेटेड जो थियरीज हैं, बिग बैंग थियरी एटसेट्रा, गैलेक्सी, स्टार फॉर्मेशन, गैलेक्सी यानी कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है या अलग गैलेक्सीज हैं, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, बिकॉज अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। देन प्लैनेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर हमारा सोलर सिस्टम आता है, मून के बारे में पढ़ना है, एस्टेरॉयड बेल्ट, जो धरती पे एस्टेरॉयड बेल्ट से जो उल्काएं आती हैं जिनको मिटियोर्स कहते हैं, वो काइपर बेल्ट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक बेल्ट है उसके बारे में, जो कॉमेट्स आते हैं जिनकी पूंछ होती है ना चमकीली सी, वो वाले, और ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो अब इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, खास करके ये गैलेक्सी स्टार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़ देना है, क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारे सिलेबस में है तो क्वेश्चन आ सकता है, कुछ नहीं पता। तुमसे थियरी ऑफ, मतलब बिग बैंग का तुम पे कोई क्वेश्चन दे दें या किसी और थ्योरी के बारे में तुमसे पूछ लें, सिंपल, क्योंकि ये स्कूल की बुक्स में भी मेंशन है, तुम्हारी 11th की, 10th की, इन सब बुक्स में मेंशन है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि इसको छोड़ के चला जाता हूँ। प्लैनेट फॉर्मेशन की थ्योरी है, वो भी आ सकती है। सोलर सिस्टम में तुमसे अरेंजमेंट ही पूछ लेंगे, कौन सा प्लैनेट पहले है बाद में। सुनने में स्टूपिड लगता है बट उनका क्या जाएगा एक लाइन देने में, और तुम वहां बैठ के सोचते रहोगे यार मार्स पहले आता है, वीनस पहले आता है, तो पढ़ के जाओ, कोई इसमें इश्यू नहीं है। ड्वार्फ प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे नाम होते हैं इनके, जीना नाम है आई थिंक, इस तरह से प्लूटो के आसपास होते हैं, इन पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं धरती पे, जमीन पे हमारे पैर टिक जाते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ की फॉर्मेशन की हिस्ट्री पढ़ते हैं इसमें, जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। फिर उसके बाद अर्थ के एवोल्यूशन में कौन सा पार्ट कैसे इवॉल्व हुआ,
तो वो हम देखेंगे। उसमें लिथोस्फीयर यानी कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो, एटमॉस्फेयर जो हम साँस लेते हैं, जो वायुमंडल या हवा है, वो कैसे इवॉल्व हुई कि धरती में कांस्टेंट वोल्केनोज़ से और मेल्टिंग वाले फेज़ में गैसेज़ रिलीज़ हुई, फिर बारिशें हुई, कई 100 लाख साल तक बारिश होती रही, तो कौन-सी गैस डेवलप हुई, फिर जब लिविंग थिंग्स अर्थ पे एग्ज़िस्ट करनी शुरू हुई, तो कैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा। ऐसे ही किस तरह से हमारे ओशियन्स और हमारा जो वाटर है वो एग्जिस्टेंस में आया, ये हमको पढ़ना है इसमें। इसके बाद आता है हमारा लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये जो है अर्थ पे लाइन्स होती हैं, जो लेटी हुई हैं, वो लैटीट्यूड और जो लंबी खड़ी हुई हैं, वो लॉन्गिट्यूड। तो इनको हमें पढ़ना है, इनकी डिग्रीज़ क्या है, इनको मेज़र कहाँ से किया जाता है, इनमें से इम्पोर्टेंट कौन-से हैं, इक्वेटर हो गया, आपका इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब इसके अंदर आता है। फिर उसके बाद आता है मोशंस ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ जो है हमें पता है कि वो घूमती है सूरज के चारों मतलब सूरज के अराउंड भी और अपनी एक्सिस पे भी और उसके अलावा कौन-कौन सी उसकी मोशंस हैं वो सब हमें पढ़ना है और उसके अर्थ पे इफेक्ट क्या होते हैं वो भी हमको पढ़ना है। फिर हमें देखना है कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे सीधी नहीं है बल्कि 23.5 डिग्रीज पे झुकी हुई है। तो वो पढ़ना है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, कैसे उससे सीज़न्स डेवलप होते हैं, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स का ही पार्ट है टाइम ज़ोन्स क्योंकि पूरी अर्थ पे हर जगह एक साथ सूरज नहीं उगता है, तो अलग-अलग जगह के अलग-अलग टाइम ज़ोन्स हैं, तो हमें वो पढ़ने हैं। उसमें आपका इंटरनेशनल डेट लाइन पे कैसे डे चेंज होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें हर देश के, हर ज़ोन के अलग स्टैंडर्ड टाइम्स है, जैसे इंडिया का जो है वो नैनी से गुज़रता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद के पास सॉरी प्रयागराज के पास से, तो वो आपको पता होना चाहिए। कैलेंडर्स के बारे में भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर ये सब। इंटरनेशनल डेट लाइन मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमें एक्लिप्सेस यानी हम अर्थ से देखते हैं, कभी सूरज नहीं दिखता, एक्लिप्स हो जाता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसका कारण क्या है? रीज़न्स उसके कब होते हैं, किस तरह होते हैं? अर्थ, सन और मून किस तरह से एक दूसरे से अलाइन्ड हैं यूनिवर्स में, ये हमको देखना है। फिर हमको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है कि वो क्यों एग्ज़िस्ट करता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो कैसे लाइफ़ को अर्थ पे एग्ज़िस्ट करने में हेल्प करता है। हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो इसका पार्ट है। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है अर्थ का जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी कि अर्थ इज़ अबाउट व्हाट आई थिंक 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो तब से हमने किस तरह से ज्योग्राफर्स ने उसको टाइम ज़ोन्स में बाँटा है, उन टाइम ज़ोन्स की इम्पोर्टेंस क्या है, उस टाइम पे क्या हुआ था, कौन-कौन से टाइप के एनिमल्स या फिर प्लांट्स उस टाइम पे एग्ज़िस्ट करते थे, ये सब हमको देखना है। और किस तरह से अर्थ पे लाइफ़ का ओरिजिन हुआ, लाइफ़ शुरू हुई। तो ये है हमारा जनरल ज्योग्राफी। इसके बाद हमारी शुरू होती है जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्टडी होती है, उसे कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसकी स्टार्टिंग होती है अर्थ के इंटीरियर से। तो हमें अर्थ के इंटीरियर का पढ़ना है कि देखो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, एस्टेनोस्फियर है, ये सब हमें पढ़ना है। कि किस तरह का हमारा इंटीरियर का स्ट्रक्चर है अर्थ का। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, डायरेक्ट सोर्सेज़ क्या हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज़ क्या हैं, फॉर एग्जांपल वोल्केनिक मैग्मा, अर्थक्वेक वेव्स, पी एंड एस वेव्स, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। और थियरीज़ क्या-क्या हैं इससे रिलेटेड, वो सब हमको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें है अर्थ की जियोलॉजी और रॉक सिस्टम यानी कि अर्थ में रॉक्स किस तरह के हैं, मिनरल्स किस तरह के हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं जो अर्थ के क्रस्ट को बनाते हैं। रॉक्स के टाइप्स हमको पढ़ने हैं कि 3 टाइप की रॉक्स होती हैं, जो वोल्केनो से बनती हैं, वो इग्नियस जो प्रोसेस से वाटर या विंड्स के लाई हुई उससे सेडिमेंट्स को जम-जम के जो बनती हैं, वो सेडिमेंट्री और फिर मेटामॉर्फिक। ये तीनों हमको पढ़नी है अच्छे से, इनके एग्जांपल्स भी हमको पता होने चाहिए। फिर हमको जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ने हैं जिनसे कि अर्थ के अंदर जो प्रोसेस होते रहते हैं जिससे रॉक फॉर्मेशन होती है, जिससे सरफेस फॉर्मेशन होती है, लैंडस्केप फॉर्मेशन होती है वो सब। तो यहाँ पे हम कौन-कौन सी फोर्सेस उसमें एक्टिव रहती हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड एंडोजेनिक फोर्सेस और कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं, ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, एग्रेडेशन ये सब हमको पढ़ना है। एंडोजेनिक फोर्सेस जैसे कि डायस्ट्रोफिज्म, ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक, अर्थक्वेक, प्लेट मूवमेंट्स, वोल्केनिज्म ये सब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी लेवल का है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं है।
एक्सोजेनिक फोर्सेस में होते हैं आपके डेनुडेशन यानी कि जो आपके अर्थ का सरफेस है उसको डिग्रेड करने वाले प्रोसेस, वेदरिंग यानी कि रॉक्स को तोड़ने वाले प्रोसेस, मास मूवमेंट यानी कि बहुत सारा एक साथ आपका लैंडफॉर्म धीरे-धीरे जब मूव करता है उस टाइप के प्रोसेसेस, और इरोजन जैसे रिवर करती है कि पहले इरोड करेगी, उसी को ट्रांसपोर्ट करेगी और डेल्टा पे ले जाके डिपॉजिट कर देगी। तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन, ये सब। फिर आपको पढ़ने हैं प्रोसेसेस जैसे कि अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म, कि अर्थक्वेक्स होते क्या हैं, उसमें कौन सी वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स। शैडो जोन क्या होता है, क्वेश्चन आता है, शायद इस साल भी आया था, आई डोंट रिमेम्बर अच्छे से, नहीं इस साल नहीं आया बट आता है इसमें। कितने टाइप के अर्थक्वेक्स होते हैं, डीप, मिडल और शैलो अर्थक्वेक्स। ओके, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एपिसेंटर क्या होता है और उसको लोकेट कैसे किया जाता है। उसके बाद आपके आता है वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी, कितने टाइप के होते हैं, उनसे कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, लैंडफॉर्म मतलब जो धरती के ऊपर फीचर होते हैं, पहाड़ एटसेट्रा। ओके, तो उन लैंडफॉर्म्स में से धरती के अंदर कौन से बनते हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, तो बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोकोलिथ, ये सब आपके जीसी लियोंग में दिए हुए हैं बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद हमको देखना है कि धरती के ऊपर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन-कौन सी थियरीज दी गई हैं आज तक। ओके, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिस पे प्रीलिम्स 2025 में क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास 11th की एनसीईआरटी से उठा के डाला हुआ था। अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि घाना की जो गोल्ड बेरिंग वेन्स हैं वो ब्राजील प्लेटो में कनेक्टेड हैं, ये सब वाला जो क्वेश्चन था। ओके, तो इसमें यही पार्ट है ना जो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसी से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर होता है हमें आइसोस्टेसी, हाँ, सॉरी मैंने इसके साथ ही डाल दिया बट ये अलग है। तो आइसोस्टेसी क्या होता है कि अर्थ का जो हमारा क्रस्ट है वो एक मोल्टन या सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है, तो उसपे किस तरह से वो लैंडफॉर्म्स को एक बैलेंस में रखता है। उसके आगे आता है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग, के जो हमारा ओशन का फ्लोर है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है, कि पिछले कुछ लाख साल में या कुछ करोड़ साल में अटलांटिक जो बड़ा होता जा रहा है, ये प्रोसेसेस हैं। फिर ड्रिफ्टिंग यानी कि ये आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है उसकी फोर्सेस कौन-कौन सी है, ये मैंने गलती से इसके अंदर रख दिया है, ये अलग हैं। ओके? हाँ। उसके आगे हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद कौन-कौन सी स्टडीज़ हुई। तो उसमें आपकी कन्वेक्शनल करंट यानी कि आपकी अर्थ के अंदर जो हीट करंट्स होते हैं, उनको कन्वेक्शनल करंट कहते हैं, जिसकी वजह से प्लेट मूवमेंट होती है और ये सब, ये थियरी आई। ओशियन फ्लोर को बहुत एक्सटेंसिवली मैप किया गया शिप्स और सबमरीन्स की मदद से, और उससे हमको बहुत सारी चीज़ें पता लगी, तो मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, वो भी हमारा इम्पोर्टेंट है। और फिर इवेंचुअली आती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो हमारी लेटेस्ट थ्योरी है अर्थ के स्ट्रक्चर की, सॉरी, अर्थ के जो हमारा लिथोस्फीयर है उसके स्ट्रक्चर की, और हमें जो अर्थ के बारे में चीजें पता चलती है। ओके, उसके बाद आपका आता है जियोमॉर्फोलॉजी में लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। लैंडफॉर्म्स होता है अर्थ के ऊपर जो भी आपको फीचर्स दिखते हैं ना, वो लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे पहाड़, प्लेटू, रिवर वैलीज, ये सब। तो कौन कौन से होते हैं और उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी वो बने कैसे। तो उनके बनने के कारण कौन से प्रोसेस से वो बने हैं, भई रिवर के इरोजन से बने हैं, वोल्केनो से बने हैं, इस तरह की चीजें। और कौन-कौन से एजेंट्स ने उसमें हेल्प किए, एजेंट यानी कि आपका रिवर, विंड, इस तरह के ग्लेशियर्स, वेव्स। तो वो इरोजनल प्रोसेस है यानी कि वो काटने वाला प्रोसेस है जो कि डिस्ट्रक्शन करता है, या वो डिपोजिशनल प्रोसेस है यानी वो सेडिमेंट्स को लाके वहां पे जमाता है। फॉर एग्जांपल जब रिवर काटती है किसी भी पार्ट को सरफेस के अर्थ के, तो वैलीज बनेंगी, रिल्स बनेंगी, गलीज बनेंगी, बट जब वो डिपॉजिट करती है तो डेल्टा बनता है, इस तरह से। ओके, अब इन एजेंट्स का कौन-कौन से हैं और इनका इम्पैक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल विंड है, रनिंग वाटर यानी कि रिवर हो गया, ग्राउंड वाटर भी आपके लैंडफॉर्म्स बनाता है, कार्स्ट लैंडफॉर्म भी बनते हैं, ग्लेशियर्स हो गए, वेव्स हो गए, करंट्स हो गए, सबसे आपके लैंडफॉर्म बनते हैं। आगे मैंने जैसे एक्सप्लेन किया विंड और विंड के लैंडफॉर्म्स, उसमें इरोजनल कौन से होंगे, पेडिमेंट्स या पेडिप्लेन्स हो गए, प्लायाज हो गए, डिफ्लेशन होलो हो गए, केव, मशरूम, रॉक, स्टेबल, पेडेस्टल, ये सब आपका जीसी लियोंग में बहुत सुंदर तरीके से दिया हुआ है। मैं भी पढ़ाऊँगा आगे। डिपोज़िशनल लैंडफॉर्म्स में आते हैं बराकांस, जिसको हम हिंदी में टिब्बे कहते हैं। ओके? फिर उसके बाद आपके रनिंग वाटर के यानी कि रिवर के लैंडफॉर्म्स हो गए, जो कि इरोजन से बनने वाले हो गए, रिल, गली, वैली,
गोर्ज, कैनियन, ये सब पॉट होल्स, मिएंडर्स, टेरेसेस, और फिर जब वो रिवर डिपोजिशन करती है तो आपके बनते हैं एलुवियल फैन्स, डेल्टा, फ्लड प्लेन्स, अगेन मिएंडर। मतलब ये सब आपको पढ़ना है, ये भी आपका एनसीईआरटी और जीसी लियोंग में दिया हुआ है। ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, इनके डायग्राम्स भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि मेंस में कई बार बनाने पड़ जाते हैं। फिर ग्राउंड वाटर से कौन से बनती है? कार्स्ट टोपोग्राफी, उसमें पूल, स्वैलो होल, वैली, सिंक होल, ये सब चीजें आती हैं। उसमें डेपोजिशनल होते हैं आपके स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, यानी कि वो केव्स के अंदर जो खंभे होते हैं वो। ग्लेशियर भी इसी तरह लैंडफॉर्म बनाता है जिसमें आपके इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों होते हैं और उनके भी अलग अलग आपके नाम होते हैं। इन पे क्वेश्चन आता है, इवन मेंस में भी आ चुका है आपका क्वेश्चन। ओके। ड्रमलिन्स पे शायद मुझे अच्छे से ध्यान नहीं, काफी पहले आया था। फिर हमारी वेव्स और करंट कौन से लैंडफॉर्म बनाते हैं? अगेन ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स और दूसरा होते हैं आपके डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, और ये उनके नाम होते हैं। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। फिर आपका वेदरिंग प्रोसेस, यानी कि रॉक जो होती है उसके टूटने के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। भाई केमिकल वेदरिंग होगी, फिजिकल वेदरिंग होगी। ओके, वेदरिंग मतलब टूटना रॉक का छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये सॉइल फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होती है आपकी। और दुनिया में कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, एंडीज, रॉकीज और प्लेटूज, ये सब चीजें। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद आपकी शुरू होती है ओशियनोग्राफी, जो नाम से ही पता हो लग गया होगा कि भाई इसका जो रिलेशन है वो ओशियन से रिलेटेड है, यानी समुद्र से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसमें आता है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि अर्थ पे पानी का जो पानी से रिलेटेड जो भी है ना उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, ये सब चीजें, यानी कि वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि वाटर वेपर में बदलता है, वेपर ऊपर जाके क्लाउड्स में बदलेंगे, फिर रेन होगी, फिर दोबारा से पानी में। तो ये जो साइकिल चलता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रो मीन्स वाटर और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन्स वाटर साइकिल। फिर उसके बाद इसमें पढ़ना है हमें सबमरीन रिलीफ कैनियन। सबमरीन मतलब मरीन मीन्स सी से रिलेटेड, और सबमरीन यानी कि जो पानी के अंदर डूबे हुए। रिलीफ फीचर्स का मतलब है पहाड़, प्लेटू एटसेट्रा, जो भी आपकी इस तरह की चीजें होती हैं। तो ओशियंस क्या, ओशियन का भी ऑब्वियसली फ्लोर होता है, ये तो है नहीं कि एंड तक पानी भरा हुआ है। तो उस फ्लोर पे क्या क्या बना हुआ है? पहाड़ बने हुए हैं, कोई वहां पे गहरी खाई बनी हुई है, ये सब चीजें हमको पढ़नी है। ओशन फ्लोर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, ओशियन डीप ट्रेंचेस, ये सब। तो ये आपका एनसीईआरटी लेवल का है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जा सकता है। इसमें मतलब स्टेटमेंट उठा के पूछते हैं ज्योग्राफी में तो एनसीईआरटी से। इस बार लगभग 5 क्वेश्चंस में सीधी एनसीईआरटी से, नई और पुरानी एनसीईआरटी से स्टेटमेंट को उन्होंने ये करा है कंट्रोल सी कॉपी और उठा के पेपर में कंट्रोल वी पेस्ट, बस। और कुछ उन्होंने मतलब मेहनत ही नहीं की पेपर बनाने में, इतना आसान क्वेश्चन बनाए हुए थे। ओके, और कौन-कौन से ओशियन के रिलीफ फीचर्स हैं जो पानी के अंदर देख सकते हैं? कि मिड ओशियानिक रिज, यानी कि समुद्र के बीच में एक लंबा सारा रिज होता है, पहाड़ टाइप होता है, पहाड़ नहीं, माउंटेन रेंज टाइप होता है, जैसे अटलांटिक के बीच में, वो पढ़ना है। सी माउंट्स, तो समुद्र के अंदर ही पहाड़ होते हैं, वो कहाँ से आए, क्यों आए, ये पढ़ना है। सबमरीन कैनियंस, यानी कि समुद्र के अंदर जो खाई है, कैनियन या देसी भाषा में कहें तो खाई, वो कहाँ से आई। गयट्स, यानी कि आपके कटे हुए पहाड़। वोल्केनिक आइलैंड्स, नाम से ही पता चल रहा है, वो आइलैंड्स जो वोल्केनो से बने हैं, ज्वालामुखी से बने हैं। फ्रैक्चर जोन्स, यानी कि क्या होता है, इस जो सी फ्लोर है वो उसमें कई जगह पे क्रैक्स आए हुए हैं, तो उनको कहते हैं फ्रैक्चर जोन्स। तो वो क्यों बने हैं? हॉटस्पॉट्स, ये समुंदर के अंदर ऐसी जगहें होती हैं जिनमें पिछले करोड़ों सालों से लगातार लावा निकलता ही जा रहा है, और उसकी वजह से वहां पे या तो माउंटेन बन गया है या आइलैंड बन गए हैं। तो वो हमें पढ़ना है, जैसे हवाई हो गया, रियूनियन आइलैंड हो गया, ये सब। फिर कोरल आइलैंड हो गए। कोरल एक तरह के जीव होते हैं जो आइलैंड बनाते हैं व्हाइट कलर के, जैसे अपना लक्षद्वीप हो गया, मॉरिशस हो गया। एटॉल्स जो है वो कोरल आइलैंड्स का ही एक पार्ट होता है। फिर हमें पढ़ना है ओशियंस की टेम्परेचर और सैलिनिटी, क्योंकि इतना सारा पानी है तो उसके टेम्परेचर का हमारी अर्थ पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो हमें ध्यान से पढ़ना है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब टेम्परेचर की बात करें तो ओशियन के वाटर का टेम्परेचर सरफेस से लेके डेप्थ तक कैसे चेंज होता है,
या फिर सरफेस सरफेस पे कैसे चेंज होते हैं, यानी इक्वेटर पे क्या टेम्परेचर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या है, पोल्स पे क्या है, और ये जो चेंज होता है ये वेदर को और इन क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। इस चेंज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन-कौन से हैं, जैसे लैटिट्यूड हो गया, कहीं पे लैंड ज़्यादा है अर्थ पे, फॉर एग्जांपल नॉर्थ हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में आपके कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो कम हैं, तो वो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उससे भी फ़र्क पड़ता है। प्रिवेलिंग विंड्स यानी कि जैसे ट्रेड विंड्स होगी, ये सब हो गया, तो परमानेंट जहाँ विंड चलती रहती है वहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, जहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ टेम्परेचर अफेक्ट होता है। तो ये हमको पढ़ना है। ओशियन करंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं वो पता होना चाहिए। और टेम्परेचर की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको यहाँ बताया। उसके बाद हमको पता है कि समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है। तो खारा होता है तो मतलब उसके अंदर नमक है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो कौन-कौन से फैक्टर हैं जो उस नमक को, उस सैलिनिटी के लेवल को अफेक्ट करते हैं? तो उसमें आता है इवेपोरेशन यानी कि भाप बनना, प्रेसिपिटेशन यानी कि समुद्र के ऊपर बारिश होना। जहाँ पे इवेपोरेशन होगी पानी निकल जाएगा, नमक ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी यानी फ्रेश वाटर आ रहा है वहाँ सैलिनिटी कंपैरेटिवली कम होगी। रिवर्स से जहाँ-जहाँ पानी आता है वहाँ सैलिनिटी कम होती है। ओशन करंट्स का भी इस पे इम्पैक्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे भी हमें देखना है कि इक हॉरिज़ॉन्टल यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पोल इस तरह से क्या डिफरेंस आता है, और वर्टिकल यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक क्या डिफरेंस आता है सैलिनिटी में, और सैलिनिटी से और टेम्परेचर से मिलके चेंज होती है ओशन वाटर्स की डेंसिटी यानी कि घनत्व, कितना गाढ़ा है या कितना हल्का है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे अर्थ के क्लाइमेट पे, वो हमें पढ़ना है डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर्स में। ओके, उसके बाद समुंदर में जो भी जिसने भी देखा होगा मूवीज़ में या रियल में, उनको पता है भई समुंदर में वेव्स भी होती हैं, करंट्स भी होते हैं और टाइड्स यानी ज्वार भी होते हैं। तो ये भी हमें पढ़ना है, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? इसको आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते कि छोड़ देते हैं, क्या है। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ओशन वाटर मूव किस तरह से करता है, तो बहुत तरीके से मूव करता है। ये मूवमेंट्स हैं वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स। ओके, इन मूवमेंट्स को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर की वजह से ओशियन करंट्स होते हैं, उनमें टेम्परेचर का रोल होता है। सैलिनिटी की वजह से यानी कि जो वर्टिकल जो आपकी वाटर की मूवमेंट होगी, यानी कि ये ओशियन का सरफेस है और ये डेप्थ है, तो पानी अगर ऐसे जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है? क्योंकि नमक की वजह से उसका वजन ज़्यादा हो गया, तो वो वर्टिकली नीचे जा रहा है, तो सैलिनिटी। और डेंसिटी, तो जितना भारी पानी होगा वो नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा। अब हमें मैंने बता दिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करंट्स, आपके हॉरिजॉन्टल जो सरफेस पे और वर्टिकल जो ऊपर से नीचे जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं वेव्स, के वेव्स जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स की मोशन कैसे इफेक्ट होती है उसमें। ओके, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे घूमते रहते हैं वहां पे। उसके बाद वेव के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, ऊंचा पार्ट है, गहरा पार्ट है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, उसकी हाइट कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है, कितनी देर बाद आ रही है, वेव की लेंथ कितनी है, स्पीड क्या है, और इन सब का इम्पैक्ट क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी देर बाद वेव्स आ रही हैं, तो ये सब हमको पढ़ना है। ओके, और इनके इम्पैक्ट्स। फिर होते हैं टाइड्स यानी कि ज्वार, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से होते हैं ये डेफिनेटली मून की, तो वो हमको पढ़ना है कि मून किस फेज में होगा तो हाई टाइड होगा, किस फेज में होगा तो लो टाइड होगा। टाइड्स की वजह से कई टाइप के करंट्स बनते हैं, जब वो किसी आपकी एस्चुरी में घुसता है या किसी तंग जगह पे घुसता है टाइड, तो वहां पे आपके टाइडल बोर, टाइडल करंट ये सब आते हैं, तो वो हमको पढ़ना है। टाइड्स कितने टाइप के होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, कि फ्रीक्वेंसी जो है टाइड्स की, जैसे दिन में 1 बार आता है, 2 बार आता है या ज़्यादा बार आता है, ये पता होना चाहिए। सन, मून, अर्थ की पोज़ीशन से क्या फ़र्क पड़ता है, तो वहाँ पे स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स आते हैं, वो पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, एंड लास्ट में टाइड्स की इम्पोर्टेंट क्या है। इतनी बार टाइड बोल लिया, मुझे ऐसे लग रहा है मैं टाइड की ऐड कर रहा हूँ जैसे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओशियन करंट्स, यानी कि क्या होता है, बिल्कुल स्टूपिड लैंग्वेज में बता रहा हूँ। कि समुंदर होता है ना, समुंदर के अंदर भी ओशियन करंट्स जो हैं, एक तरह से ये मान लो कि पानी की नदी बह रही है। पानी के अंदर ही पानी की नदी बह रही है, उसको हम कहते हैं ओशियन करंट। तो उसके लिए कौन-कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं? ओके, कोरियोलिस फोर्स, परमानेंट विंड्स और अब ये सब चीज़ें, ओके। कितने टाइप के ओशियन करंट्स होते हैं? सरफेस करंट होते हैं, डीप वाटर करंट होते हैं, ये मैं ऊपर बता दिया है। फिर उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाए वो वार्म करंट, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आए वो कोल्ड करंट, सिंपल। ओके, क्योंकि कोल्ड एंड वार्म रिलेटिव माना जाता है कि अपने रिलेटिव एनवायरनमेंट के वो
ठंडा है या गर्म है। तो अब इक्वेटर पे जनरली चीज़ें गर्म होती है और इक्वेटर का पानी अगर पोल की तरफ जाएगा तो रिलेटिवली वार्म होगा एंड वाइस वर्सा। कौन से मेजर ओशियन करंट्स हैं हमारी अर्थ पे वो पढ़ना है और इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं क्लाइमेट पे और वेदर पे ये सब और ये कैसे-कैसे जिस एरियाज़ में जाते हैं उन एरियाज़ में क्या इफेक्ट करते हैं जैसे डेज़र्ट क्यों बनते हैं करंट्स की वजह से, ये सब चीज़ें। फिर हमें और रिसोर्सेज पढ़ने हैं जैसे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स जो हमारे पीने के काम आता है, सरफेस वाटर रिसोर्सेज, लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा। इनलैंड वाटर रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइजेशन होता है, उनको कैसे हम यूज़ करते हैं। मरीन रिसोर्सेज यानी कि हमारे समुद्र के पानी में क्या-क्या रिसोर्सेज, फिश एटसेट्रा ये सब मिल सकती है। इनको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। अर्थ पे हमारा वाटर कंजम्पशन पैटर्न, वाटर को बचाने की तरीके, ये सब हमको इसमें पढ़ना है। फिर हमको पता होनी चाहिए ओशियंस के डिपॉजिट्स, ओके? यानी कि अर्थ से क्या-क्या चीज़ें जाके ओशियन में डिपॉज़िट होती है, यानी कि लैंड से। वोल्केनिक डिपॉज़िट्स कौन से होते हैं वहाँ पे जीव-जंतुओं से बने हुए डिपॉज़िट जैसे कोरल्स वगैरह होते हैं, जो अबायोटिक रिसोर्सेज़ बायोटिक जीव-जंतु से और अबायोटिक जो उसके अलावा होते हैं एंड देन कोरल रीफ्स। ये सब हमको नॉलेज होनी चाहिए इसमें ओशिनोग्राफी में। फिर आपका आता है इस पार्ट में आपका फिजिकल ज्योग्राफी में तीसरा पार्ट है आपका क्लाइमेटोलॉजी। नाम से ही समझ आ रहा होगा कॉमन सेंसिकल है, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी उसको हम कहेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट मतलब इम्पैक्ट ही कहाँ करता है सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में। ओशिनोग्राफी जो है वो ओशियंस में और क्लाइमेट बादल बनेंगे तो यार एटमॉस्फेयर में बनेंगे। गर्मी होगी तो हवा गर्म होगी तो हमें गर्मी लगेगी। ठंड में भी हवा ठंडी होगी तो हमें ठंड लगेगी। तो एटमॉस्फेयर यहाँ पे बहुत मेजर एक आपका फैक्टर है। तो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन हमको पढ़नी है, कौन-कौन सी गैसेज़ होती हैं उसमें, किस तरह से वो अफ़ेक्ट करती हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है यानी कि लेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एटसेट्रा। एल्टीट्यूड और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो ठंड होती है, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो ये सब क्यों होता है? इसके आगे जो एक मेजर रोल क्लाइमेटोलॉजी में प्ले करता है, वो होता है हमारा टेम्परेचर ऑब्वियसली बता वो भी आप पढ़ोगे तो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं कि भाई इक्वेटर पे गर्मी क्यों होती है, ट्रॉपिक्स पे और ज़्यादा गर्मी क्यों होती है और पोल्स पे ठंड क्यों होती है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को मंथली हम कैसे देख सकते हैं कि जनवरी-जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा टेम्परेचर होता है, सदर्न में कैसा होता है। इसकी रेंज क्या होती है यानी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर 1 साल में, 1 दिन में, 1 महीने में। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? इसके बाद हमको पढ़ना है इंसोलेशन यानी कि सनलाइट सन की रेज़ जो आ रही है, उनसे जो हीट आ रही है और वो हीट का बजट यानी कि अर्थ कितनी हीट रखती है उसमें से और कितनी छोड़ देती है। सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, टेम्परेचर एंड इंसोलेशन ये इसमें आता है। एपिहीलियन और पेरिहीलियन यानी कि सूरज कितना हमारे पास है और कितना हमारे दूर है। उस पे क्योंकि आपको पता है अर्थ की जो ऑर्बिट है वो राउंड नहीं है, वो एलिप्टिकल है और उसमें सन यहाँ पे है। तो कभी अर्थ यहाँ होती है, दूर होती है और कभी अर्थ यहाँ होती है कि सन के पास होती है। तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है एपिहीलियन एंड पेरिहीलियन का। उसके बाद इंसोलेशन की जो वेरिएबिलिटी है यानी कि हर जगह एक जैसी सन रेज़ तो नहीं आती हैं। तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है डेली हमारे अर्थ के टेम्परेचर और सीज़नली और एनुअली इन पे। अर्थ की रोटेशन का क्या इम्पैक्ट होता है? जो सन की रेज़ होती है, उनके एंगल का क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ के जो इक्वेटर है, उसपे सन रेज़ सीधी आती हैं, बट नॉर्वे में तो बहुत टेढ़ी आती हैं। तो टेम्परेचर या क्लाइमेट कैसे चेंज होता है? और कितना लंबा दिन है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है? फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्वे में 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है और इक्वेटर पे ऑलमोस्ट 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो इनका क्या फ़र्क पड़ता है? फिर हमें हीट बैलेंस पढ़ना है। ओके, हीट बैलेंस वही यानी कि कितना हीट अर्थ रखती है और कितनी छोड़ देती है। उसके बाद एटमॉस्फेयर किस तरह से गर्म और ठंडा होता है, उसके प्रोसेसेस कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन ये 3 पढ़ने हैं। बहुत बेसिक है स्कूल की बुक्स में। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि सन की रेज़ ऊपर से आई, नीचे आपकी अर्थ है, ओके? अर्थ उससे गर्म हुई और फिर अर्थ भी रेडिएशन जो छोड़ना शुरू करती है, उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। वो हमें पढ़ना है और एटमॉस्फेयर हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ही गर्म होता है क्योंकि ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है। सन की जो रेडिएशन आती है, उससे गर्म नहीं होता क्योंकि वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है और वो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में से सीधी निकल जाती है।
ओके। अब हीट बजट ऑफ प्लैनेट अर्थ उसमें आता है हमारा एल्बिडो। एल्बिडो यानी कि रिफ्लेक्ट करने की कैपेबिलिटी। जैसे आइस ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है एज कंपेयर टू फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट का कलर जो होता है वो डार्क होता है, तो वो कंपैरेटिवली अब्सॉर्ब ज्यादा करते हैं हीट को। शॉर्ट वेव रेडिएशन जो सन से आती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन जो अर्थ गर्म होके फिर जो हीट छोड़ती है वो होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। फिर हमको पढ़नी है विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स, यानी कि कितने टाइप की हमारी अर्थ पे विंड होती है, और प्रेशर बेल्ट्स यानी कि फिक्स बेल्ट्स हैं अर्थ के ऊपर, ट्रॉपिक्स पे, इक्वेटर पे और पोल्स के। उससे आपने डायग्राम देखा भी होगा अपनी बुक्स में, ऐसे करके बना होता है। ये प्रेशर बेल्ट्स हैं आपकी, 2 और 3, और ऐसी ही 3 सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो ये आपकी प्रेशर बेल्ट्स हैं, इनसे आपकी विंड्स चलती हैं इस तरह से। वो तो इन्हीं से आपकी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है वो डिक्टेट होती है, और वेदर सिस्टम जो है वो डेवलप होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल होता है, फिर हमें देखना है अगेन, जैसे हमने सी में देखा था, ओशिनोग्राफी में देखा था, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, यानी कि ये आपका अर्थ का सरफेस है, तो आसमान की तरफ आप जाओगे तो प्रेशर कैसे कम होता है। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, यानी कि ये आपकी इक्वेटर है, और इक्वेटर से आप नॉर्थ जाओगे और साउथ जाओगे तो किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें डिफरेंस आता है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको देखना है कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर के पूरे प्लैनेट पे सी लेवल पे प्रेशर्स किस तरह से वेरी करते हैं, और क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो उसमें डिफरेंस लेके आते हैं। फिर आपको हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि जब आंधी चलती है या हवा चलती है तो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी कि प्रेशर डिफरेंस कितना है दो जगहों के बीच में, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि आसपास के लैंड फॉर्म से या आपस में कितनी फ्रिक्शन, और कोरियोलिस फोर्स, ये तो बहुत ही टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, ये वहीं पे पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा। कोरियोलिस फोर्स यानी कि जो कि विंड को मोड़ता है। ओके, जैसे वो वांटेड मूवी में गोलियां घुमा रही थी ना एंजेलिना जोली, ऐसे विंड भी घूमती है। फिर उसके बाद है आपकी प्रेशर एंड विंड, इसमें आपके मतलब क्या क्या और होते हैं, साइक्लोनिक आपका एक वेदर सिस्टम होता है, एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है, एंटी साइक्लोनिक ये लो प्रेशर सिस्टम होता है आपका, और ये आपका हाई प्रेशर सिस्टम होता है। ओके, ये इनमें मेजर डिफरेंस है, वो आगे पढ़ते टाइम देखेंगे। पैटर्न क्या है प्लेनेटरी, प्लेनेटरी विंड्स यानी कि परमानेंट विंड्स जो पूरे प्लेनेट पे एक तरह से चलती हैं, जैसे कि ट्रॉपिक्स से इक्वेटर की तरफ या पोल्स से आउटवर्ड, तो वो प्लेनेटरी विंड्स के पैटर्न क्या है। लैटिट्यूड्स में कैसे हमारी जो एटमॉस्फेरिक हीटिंग है उसमें डिफरेंस आता है, यानी कि इक्वेटर पे ज्यादा इंसोलेशन यानी सन की रेडिएशन आती है, तो इक्वेटर पे ज्यादा हीटिंग होती है, पोल्स पे कम आती है तो वहां कम होती है, तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ये वेरिएशन हमें पढ़नी है और इसके इफेक्ट पढ़ने हैं। अब प्रेशर बेल्ट्स किस तरह से माइग्रेट करनी है, क्योंकि हमको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो सीधी एक्सिस पे नहीं है, टेढ़ी एक्सिस पे है, तो प्रेशर बेल्ट्स भी इस तरह से बनी हुई है अर्थ पे। ओके, और सन है वो यहाँ है, उसकी रेज ऐसे आती हैं, तो ये किस तरह से वेरी करेगी, क्योंकि अर्थ कभी सदर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी होती है, कभी नदरन पे, यानी कि ये बेल्ट्स मूव कर रही हैं। ओके, तो वो हमें पढ़ना है। अब हमें ग्लोबल सर्कुलेशन में 3 सेल्स होते हैं, 2 सेल होते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल, उनका इंपॉर्टेंस पढ़ना है। फिर हमें सीजनल विंड्स पढ़नी है, जैसे मॉनसून हो गया, और लोकल विंड्स पढ़नी है, जैसे लू होगी और बाकी सिरोक्को होगी, और ये सब चीजें हमें इसमें पढ़नी है। ओके, उसके बाद हमें लैंड एंड सी ब्रीजेस पढ़नी है और उसका इंपॉर्टेंस, कि लैंड से ब्रीज चलेगी तो उसका क्या मतलब होता है, और सी से चलेगी तो क्या होगा। माउंटेन्स में किस तरह की विंड्स होती है वो हमें देखना है। फिर उसके बाद हमें पढ़ने एयर मास। एयर मास यानी कि बहुत बड़ी बॉडी एयर की जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट एक जैसे हों, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। हमें फ्रंट्स पढ़ने हैं, यानी कि दो एयर मास जब आपस में टकराते हैं तो फ्रंट बनता है। फिर हमें साइक्लोन्स पढ़ने हैं, तो एक तो साइक्लोन जो अपने यहाँ पे आते हैं बे ऑफ बंगाल में, वो गोल 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 घूमने वाले, और दूसरे साइक्लोन होते हैं जो ये फ्रंट्स के टकराने से बनते हैं। फिर हमें जेट स्ट्रीम्स पढ़नी है जो कि अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होती है और बहुत स्पीड से चलती हैं, और जो पूरे अर्थ का हमारा क्लाइमेट कंट्रोल करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। ओके, तो हमें इसमें ये सब चीजें पढ़नी है। फिर हमें थंडरस्टॉर्म्स यानी कि जो एकदम से बिजली गरजनी शुरू हो जाती है और फिर बारिश आती है गर्मियों में, वो क्यों होता है। टोर्नेडो यानी कि वो जो यूएसए में आते हैं ना, ऐसे 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 घूमते हुए, वो टोर्नेडो होते हैं। मॉनसून्स पढ़ना है, फ्रंट्स में आपको बता चुका हूँ। प्रेसिपिटेशन होता है वाटर का किसी भी फॉर्म में अर्थ पे गिरना।
ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर में वाटर आता कहाँ से है, वाटर वेपर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी यानी कि एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर है, उसको उससे ह्यूमिडिटी का लेवल डिसाइड होता है। टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी में आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये सब पढ़ेंगे। जब हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वाटर उसमें से सैचुरेट होके चीज़ों पे जमना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ड्यू। तो किस पॉइंट पे आके ड्यू बननी शुरू होती है, वो होता है आपका ड्यू पॉइंट। तो ओस के बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ पे है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। इवेपोरेशन मतलब पानी का भाप बनना और कंडेंसेशन मतलब भाप का पानी बनना। तो ये हमारे वेदर को कैसे कंट्रोल करता है। फ्रॉस्ट यानी एकदम से पानी का जम जाना, जो सर्दियों की रात में होता है। धुंध, फॉग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीजें एटमॉस्फेयर में होती हैं, तो ये हमें पढ़ना है। क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन होते हैं, मैंने बताया था, जब भी किसी भी टाइप टाइप से आसमान से धरती पे पानी गिरता है, रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो, स्लीट हो, हेल यानी कि ओले हो, तो वो सब प्रेसिपिटेशन के टाइप्स होते हैं। अब इसमें जो रेनफॉल है, रेनफॉल कितने टाइप की होती है आपकी। कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, ओके। ओरोग्राफिक यानी कोई पहाड़ आ जाए सामने तो होती है, और साइक्लोनिक होती है। और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पढ़ेंगे, कहाँ सबसे ज्यादा रेनफॉल है और कहाँ कम रेनफॉल है, ये सब। फिर क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ेंगे हम वर्ल्ड के वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोप्पन ज्योग्राफर होते थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, वर्ल्ड को डिवाइड किया था अलग-अलग क्लाइमेटिक ज़ोन्स में, तो वो हमें पढ़ना है। अब वर्ल्ड का क्लाइमेट जो है, नेक्स्ट अपना है कि वर्ल्ड का क्लाइमेट जो है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो इक्वेटर के पास आपका हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, फिर मानसून वाला क्लाइमेट हो गया आपका, फिर सवाना जो अफ्रीका में ग्रासलैंड्स हैं, वो हो गया, फिर डेजर्ट्स वाला हो गया, फिर आपका मेडिटेरेनियन टाइप हो गया, फिर आपका टेम्परेट हो गया, ओके, जिसको हम स्टेप्पी कहते हैं, यूक्रेन वगैरह के आसपास है जो। तो वार्म टेम्परेट हो गया, जो आपका चाइना टाइप कहलाता है। फिर कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन हो गया, जो आपका ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट कहलाता है। फिर आपका ठंडा वाला क्लाइमेट हो गया, जिसको साइबेरियन कहते हैं। और फिर आपका ये लॉरेंशियन, ये भी ऊपर ही होता है रशिया के मार्जिन्स में। और फिर आपका पोल वाला क्लाइमेट। इन सब की फीचर्स पढ़नी है, क्योंकि इनके बारे में फीचर्स देके आपसे इस साल भी क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि ये फीचर्स हैं, बताओ ये कौन से टाइप का क्लाइमेट है। 2025 का क्वेश्चन है, अगर यकीन नहीं है तो क्वेश्चन पेपर खोल के देख लेना। अब नेक्स्ट है हमारा बायोज्योग्राफी, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। इसके नाम से हमें कई बार समझ नहीं आता कि ये है क्या, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पार्ट होता है आपका सॉइल। तो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप की है, ये सब चीजें। सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस और उसमें कौन-कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो पढ़ना है। कौन सी स्टेजेस होती हैं सॉइल फॉर्मेशन की, कौन-कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, यानी कि इस तरह से हम अगर डेप्थ में जाएँ तो सॉइल की अलग-अलग लेयर्स होती हैं, तो उन सबको जब हम पढ़ते हैं तो उसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, और उसमें इन जो लेयर्स हैं इनको कहते हैं होराइजन्स। फिर सॉइल कितने टाइप की होती है पूरे वर्ल्ड वाइड, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। और फिर हमें सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है, यानी मिट्टी का कटाव और उसकी रक्षा। फिर हमें दूसरी चीज इसमें पढ़नी है वेजिटेशन, यानी कि दुनिया में कितने टाइप की वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, उसमें ऑब्वियसली फॉरेस्ट्स आता है, तो उनका सिग्निफिकेंस पढ़ना है। सिग्निफिकेंस में इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस देखना है। फिर हमें देखना है कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या एक्सटेंट है फॉरेस्ट कवर का, ओके, फॉरेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन, डिफोरेस्टेशन, ये सब चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। इसके कॉजेस पढ़ने हैं, इनडायरेक्ट, मतलब ये पूरा फॉरेस्ट आपको बहुत ढंग से तरीके से पढ़ना है। उसमें रिफोरेस्टेशन भी आ गया आपका, मोनोकल्चर यानी कि जहाँ पे रबर की प्लांटेशन है फॉर एग्जांपल, वहाँ एक ही टाइप के पेड़ लगा देते हैं, उसके क्या नुकसान है। फिर फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमें एफोरेस्टेशन करनी है, यानी कि पेड़ लगाने हैं। कितने टाइप की फॉरेस्ट्री होती है उसमें, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब होता है। फिर वेजिटेशन में आपके ग्रासलैंड्स आते हैं, डेजर्ट वेजिटेशन आती है, टुंड्रा वेजिटेशन आती है, ये सब चीजें हमको इसमें देखनी है। ओके, तो ये तो थी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, इतनी बड़ी। उसके बाद अब देखेंगे हम ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। वीडियो अच्छा लगा तो आई विल अर्ज यू कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।